मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान में बड़े होते हुए बचपन से किताबों के ज़रिए हमें यह बताया गया कि चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो भारत हो, या फिर अमेरिका हो, या फिर वो कुफ़ार हो, वो पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। और अगर हम उनसे ना लड़े और अगर अपने आप को डिफेंड हमने ना किया तो हमें सफ़ाई हस्ती से वो मिटा देंगे। एक चीज़ जो हमें नहीं बताई वो क्या थी कि पाकिस्तान को एक चीज़ जो कि सबसे जल्दी सफ़ाई हस्ती से मिटा सकती है, वो ना इसराइल है, वो ना अमेरिका है, वो ना इंडिया है, और वो ना कुफ़ार हैं बेसिकली, वो है एनवायरनमेंट। ये एग्जैजरेशन नहीं है। मैंने पहले भी ये कोट किया था कि एनातोल लीवन की किताब पाकिस्तान हार्ड कंट्री, अगर आप पढ़ें उसमें वो कहता है क्लाइमेट कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एज एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी। एक मुआशरा, एक समाज के तौर पे पाकिस्तान को सिरे से ही मिटाने की पोटेंशियल सिर्फ एक चीज़ में है, मौसमियाती तब्दीली के जरिए आने वाले डिजास्टर्स के जरिए। वो कहता है कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म यानी कि दहशतगर्दी का खतरा पाकिस्तान को जरूर है, वो थ्रेट भी है, लेकिन सिस्टेमिक थ्रेट क्या है? एनवायरमेंट। और वो ये कहता है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकली और सोशली एनवायरमेंटल चेंज अनरेवल करके रख देगा। इससे पहले कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आपको सुनने में लगेगा शायद मजाक है कि एनवायरमेंट हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, 10 20 25 100 200 लोग मर जाएंगे और क्या ही हो जाएगा। ये स्टैट्स मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, लेकिन एक वाकया जो 3 रोज पहले हुआ था, दिल दहला देने वाला, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पे लाखों लोगों ने शेयर की। मुझे भी कहा इस पर बात करें, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ सियासी तनाजुर में बात नहीं करना चाह रहा था कि एक पार्टी के पीछे पड़ जाऊं सिर्फ और कहूं कि उन्होंने बचाया नहीं इसलिए सारा कुछ हुआ है, और ये बताऊं ही ना कि ये फ्लड्स हर साल आते क्यों हैं। दैट्स वाई आई टुक माई टाइम। तो होता जनाब इस तरह से है कि सियालकोट की एक फैमिली जो कि स्वाद जाती है टूरिज्म की गर्ज से एंजॉय करने के लिए, बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, वो फिजा घाट के मुकाम के करीब, बाईपास रोड के करीब मिंगोरा सिटी में खड़े होते हैं नाश्ता करने के लिए, और नीचे उतरते हैं दरिया में तो एक ड्राई पैच होता है, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तस्वीर लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो विद इन मोमेंट्स वाटर लेवल राइज करता है, चारों तरफ से पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद उनकी वीडियोस मौजूद हैं, एक एक करके अपने बच्चों का माँ इंतजार करती रही मरने के लिए, और बच्चे अपनी आंखों के सामने अपने वालिदैन को बहते हुए पानी के हवाले होते हुए देखते रहे। किसी ने नहीं बचाया, 2 घंटे तक रेस्क्यू कॉल्स होती रही, कोई भी नहीं आया, क्योंकि ये 26 नवंबर का धरना थोड़ी है डी चौक वाला, जहाँ पर वज़ीर आला गंडापुर साहब पूरा फ्लीट लेके फायर ब्रिगेड्स का, एम्बुलेंसेस का, बख्तरबंद गाड़ियों का, बुलडोजर्स का, दीगर मशीनरी जो कि इंतजामिया की होती है, वो सारी लेके वाटर कैनन लेके सड़कों पे आए हुए थे कि मेरे लीडर ने कॉल दिया है। जब आवाम कॉल दे रही थी तो ये रिस्पॉन्स था बाद में। तरस आता है पख्तूनख्वा के शहरियों के ऊपर मुझे, जिनको ना कोई सेहत की फैसिलिटी मिलती है, ना उनको किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। और ये मैं सिर्फ यहाँ बैठ कर नहीं कह रहा, स्वात वो शहर है जहाँ मैं पिछले 7 साल से रेगुलरली जा रहा हूँ। मैं वहाँ की आपको कहानी सुनाता हूँ। आज से 3 साल पहले 2022 के फ्लड के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ गया, तो वहाँ बारीन बाजार जो बड़ा सीनिक लोकेशन पे बना हुआ है, जहाँ पर लोग खाना खाने जाया करते थे, शॉपिंग करते थे, स्वाद की ट्रेन देखते थे जाके, तो मैं दोस्तों को लेकर वहाँ पे गया तो बारीन बाजार था ही नहीं। एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग। खंडरात बने हुए थे, होटल दुकानें बंद थी, एक आदमी वहाँ नज़र नहीं आ रहा था, ब्रिज टूटे हुए थे। तो मैंने कहा भाई यहाँ क्या हुआ है? तो लोगों ने बताया कि ये सारा वाइप आउट हो गया फ्लड से। इसी तरह जो बाईपास रोड का इलाका है, जब मैं वहाँ पर आया मिंगोरा सिटी के अंदर, तो वहाँ भी जो किनारे के ऊपर होटल थे सारे बर्बाद होकर खंडर बने हुए थे। तो मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा कि जब हर किसी को मालूम है कि हर साल यहाँ फ्लड आना है, क्योंकि अपर स्वात में बेरहमाना रफ्तार से दरख्त कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसको कोई नहीं रोकता, माफियाज मिले हुए सारे, हमें बताते थे कि 10 बिलियन ट्री सुनामी, और वहाँ हो क्या रहा है वो आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद जाके देख लें, ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है। तो होता क्या है कि मैंने जब पूछा कि ये क्यों बनते हैं होटल, अगर हमें मालूम है कि हर साल यहाँ ये होटल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो जवाब पता क्या मिला मुझे? जवाब ये मिला कि 3-4 साल में एक होटल यहाँ पे बर्बाद हो जाता है सैलाब से, तो उस 3-4 साल में उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो कमा भी लेता है टूरिस्ट के आने से। दैट्स वाई दे डोंट गिव अ शिट। ज़िला इंतजामिया को सब मालूम है, सूबा इंतजामिया को सब मालूम है कि ये सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये फैमिली जिस होटल में बैठ के नाश्ता करते हुए नीचे उतरी थी, वो भी इलीगल थे सारे, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि ग्लेशियल मेल्ट की वजह से डाउनस्ट्रीम जो पानी आता है उससे हर साल यहाँ सैलाब आना ही आना है, तो होटल बनने कैसे दिया? और अगर आप कहते हैं हमने वार्निंग जारी की हुई थी, तो फिर दफ़ा 144 नाफिज करने के बाद किसके खिलाफ एक्शन लिया, किसको रोका, और क्या वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की पुलिस मौजूद थी? मौके पे नहीं थी, क्योंकि वो सब तो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला के लिए है ना। हेलीकॉप्टर में तो वो उड़ेगा, आम आदमी तो नहीं उड़ेगा। और यही हाल रूरल पंजाब का भी है, यही हाल रूरल सिंध का भी है, यही हाल बलूचिस्तान का भी है। इससे पहले कि आप ये सोचें कि मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ कि ये पख्तूनख्वा में हुआ, ये और भी कहीं पर होता, यही होना था, अपार्ट फ्रॉम अपर पंजाब की, जिनके मुस्तकबिल हमने छीन लिए मिसमैनेजमेंट की वजह से। नो, दिस वाज नॉट अनअवॉइडेबल एट ऑल। अगर कोई ये कह रहा है ये अनअवॉइडेबल था, बिल्कुल झूठ है। हिलाल नामी एक लड़का अपनी मदद आपकी तहत अपनी बोट बना के घर से निकल के एक बंदे को बचा के भी ले आया, इंतजामिया नहीं आई। एक कुत्ते को भी उसने डूबने से बचाया, लोग उसको सलूट पेश कर रहे हैं कि अपनी जान पे खेल के उसने ये काम किया, और वो कह रहा है मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और जिनको टैक्स दे रहे हैं वो गायब हैं। वो कहते हैं कि लीडर कॉल देगा तो आके इस्लामाबाद पे धावा बोल देंगे, सारी मशीनरी बाहर ले आएंगे। चंद साल पहले अलीमा खान साहिबा भी एक नॉर्दर्न इलाके में फंस गई थी फ्लड में, हेलीकॉप्टर जाके उठा के ले आया रेस्क्यू करके। यही अशराफिया जो पंजाब की है और सिंध के वडेरे हैं, उनके साथ भी ये ट्रीटमेंट होता है। आम आदमी की पूरी फैमिली खड़ी होकर इंतजार करती रही मरने का, नो बडी इंडल्ज्ड, बिकॉज टू बी अ कॉमनर इन पाकिस्तान इज द ग्रेटेस्ट सिन एवर। आम आदमी होना इस मुल्क में गुनाह है, पनिशेबल बाय डेथ, ये साबित हुआ है। अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका किधर है? कहीं भी नहीं है। मैं तो मीडिया को भी ब्लेम करूंगा, हालांकि मैं मीडिया का पार्ट हूं, कि सारी नॉर्थ की आप रिपोर्टिंग देख लें इनकी, सिर्फ ये है पुरफजा मुकामात पे टूरिस्ट और शहरी और सयाह उमड़ आए और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। गिलगित खुमजा में छुट्टियां मनाने के लिए चले गए, मालाकंड डिवीजन में बारिश की पेश हुई। वो सिर्फ और सिर्फ सारे नॉर्दर्न इलाकों को ना एक टूरिस्ट के लेंस से देखते हैं, वो कभी ये देखते ही नहीं है कि वहाँ लोगों के मसाइल क्या हैं। किस मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें कि क्लाइमेट जर्नलिज्म ना होने के बराबर है। कितने क्लाइमेट रिपोर्टर हैं हमारे पास, कितने क्लाइमेट डैशबोर्ड्स हैं हमारे पास जो एक्सेस में हैं, जो आम आदमी की लैंग्वेज में उसको बताते हैं कि इधर नहीं जाना। हर किसी को गूगल करना नहीं आता। हम कर लेते हैं, ठीक है कि बारिश होगी अगले हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, हर किसी को नहीं आता। ये कम्युनिटी जर्नलिज्म की सतह पे कोई रोल नहीं प्ले किया गया। इलीगल रिवर साइड कंस्ट्रक्शन ने बर्बादी फेर दी हर जगह पे। और अगर मैं आपको ये बताऊं
कि ओवरऑल पाकिस्तान का हशर क्या होगा, जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी की वजह से, तो ज़रा अब आपने ये सुनना है कि अगर कलेक्टिवली क्यूमुलेटिव नंबर दिखाऊँ ना मैं आपको कि एक साल में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से, डेंगू की तरह की डिजीज़ से, गंदगी से, पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से, और इसके अलावा पानी की गंदगी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से, फ्लड की वजह से, मैल न्यूट्रिशन से कितने लोग मरते हैं, तो नंबर पता क्या है? 1,28,000। 1,28,000 लोगों को एक साल में एनवायरनमेंट मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। कहाँ है डिबेट? मुझे बताएं कौन सा तालिबान है, कौन सा BLA, कौन सी रॉ, कौन सा इंडिया, कौन सा मुसाद इतना बड़ा नंबर पाकिस्तानियों का हर साल मारता है? नन। और 90% स्ट्रेस उसी पे है, इधर नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मेशन है ना, इससे तो वोट नहीं मिलना, ना यहाँ तख्ती लगती है, ना अंडरपास बनता है, ना ब्रिज बनता है। पाकिस्तान में पोलर रीजन के बाहर, पोलर रीजन क्या है गूगल कर लें, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। पोलर रीजन के बाहर दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पता है कहाँ है? पाकिस्तान में। 7,000 ग्लेशियर्स मेल्टिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ज़रा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दर्जा हरारत बढ़ रहा है और जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ है वो तेज़ी से पिघल रही है, फ्लड्स में इजाफा हो रहा है, तो या यहाँ पर कहत आएगा या सैलाब आएगा, दरमियान में कुछ नहीं होगा, जिसको जीलॉफ कहते हैं, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, GLOFs। दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, क्लाउड बर्स्ट से बारिशों में इतना इजाफा होगा मानसून में, हर किसी को पता होगा, फिर भी कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2050 तक क्या हशर हो सकता है, तो ज़रा ये भी सुने। ये सब स्टैटिस्टिकली और रिसर्च वाइज प्रूवन चीज़ें, कहानियाँ नहीं सुना रहा, ना किसी एक पार्टी के पीछे लगा हूँ। ठीक है, आप ये 18 लोगों को नहीं बचा सके, लेकिन ये फ्लड जो आया है ना, ये तो अभी कहानी का आगाज़ है। 2022 के फ्लड आपने देखे हैं, क्या डैमेज हुआ? 1800 कैजुअलिटीज़ हुई, 1800 बंदा मरा, 13,000 बंदा जख्मी हुआ, 20 लाख लोग बेघर हो गए। 20 लाख लोग, जिनमें से कुछ को, बल्कि मेजॉरिटी को अभी तक घर नहीं मिले होंगे। 33 मिलियन पाकिस्तानी इफेक्ट हुए, 3 से 3.5 करोड़ के दरमियान, विच इज़ 12% ऑफ द कंट्री। 3 साल पहले की कहानी है। अगले 3-4 साल में भी देखिएगा इसी तरह की कैटास्ट्रॉफीज आएंगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि तबाह हो जाए ये मुल्क, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइंस बता रही है, ये डाटा बता रहा है, आप सो रहे हैं। हम तो वो बता रहे हैं जो हो सकता है, ये तो नहीं बता रहे जो हमारी अपनी ख्वाहिश है। 2050 में पहुंचने तक पाकिस्तान 40% अपनी मेजर क्रॉप लूज़ कर देगा। ज़राअत में 40% कमी। वजह क्या है? पानी नहीं होगा, इर्रेगुलर रेंज होंगी, बारिशों से बर्बादी हो जाएगी, गलत मौसम की बारिश और वाटर स्कैर्सिटी। इंडस कनाल बना रहे हैं ना हम पहले, ठीक है। 40% जब क्रॉप उड़ेगी क्या होगा? मैल न्यूट्रिशन नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं आएगी, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था इस मुल्क का। उससे क्या होगा? पॉलिटिकल चेंज आएगा, अब हीवल्स आएंगे। इतने बड़े नंबर में जब गुर्बत में इजाफा होगा, जो मैंने भी रिसेंटली बताया, 30 से 40% पाकिस्तान बिलो पॉवर्टी लाइन गया है। एनवायरमेंट बाकियों के भी मुंह से रोटी छीन लेगा, आप सोते रहें। सब ताकतवर लोग पाकिस्तान के सोएं, उनको लगता है कि सिर्फ हमला भारत से हो सकता है, इजराइल से हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट फाउल्स इट्स ओन नेस्ट। इंसान वाहिद जानदार है जो अपना ही घोंसला बर्बाद कर देता है। हम वो लोग हैं, और ये हमने कैसे किया ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, कि ये ह्यूमन ऑर्केस्ट्रेटेड कैसे है। 2050 तक टेम्परेचर राइज कितना होगा? 1.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4.9 के दरमियान हो सकता है। इतना टेम्परेचर 20 से 25 साल के अरसे के दौरान बढ़ने से पाकिस्तान एक ऐसा प्याला बन जाएगा जहाँ 7,000 ग्लेशियर पिघल के इतना पानी फेंकेगा नीचे कि हम और आप जिन शहरों में रह रहे हैं ना, ये उबल पड़ेंगे इसके बाद में। मुझे पता है ये देख के आपको डिप्रेशन हो रहा होगा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल आ रहा होगा, फ्यूचर जनरेशन का सोचने को मिल रहा होगा, लेकिन ये बदनुमा चेहरा अगर नहीं दिखाऊंगा ना आपको, तो इस पर एक्शन नहीं होगा। 2 मिलियन की एनुअल डिस्प्लेसमेंट 2050 में होगी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है जो पैसे देता है हमें चीज़ें ठीक करने के लिए, और हमसे एक कश्ती नहीं चलती पानी में। ये सरप्लस बजट देने वाला पख्तूनख्वा है जो पानी में कश्ती नहीं उतार सका 18 लोगों को बचाने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि एक साल में 20 लाख लोग एनवायरमेंट की वजह से पाकिस्तान में डिस्प्लेस होंगे बाय 2050। लेकिन हमारा क्या फोकस है? खान ले आओ, नवाज कर दो, नवाज ले आओ, खान जेल से पा दो। दिस इज आवर फोकस। ये है हमारा पॉलिटिकल ब्रॉड विजन। पॉवर्टी की वजह से मैल न्यूट्रिशन में बेतहाशा इजाफा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल अनरेस्ट। जब आधी पॉपुलेशन के मुंह से रोटी चलेगी एनवायरमेंट की वजह से, तो भाई वो वोट देंगे आपको, या आपकी तकरीरें सुनेंगे बैठ के, या नई कनाल्स बनते हुए देखेंगे? नहीं, वो तो फिर इनकलाबी होंगे, वो तो मारेंगे या मरेंगे जब उनके बच्चों के पास रोटी नहीं होगी उसके बाद में। तो ये पॉलिटिकल पावर जो आप समेट के बैठे हुए हैं, तमाम सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, ये भी चली जाएगी अगर एक्ट अभी ना किया तो। इसके बाद में हम इसको किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम इस तरह कर रहे हैं कि हमने तमाम बड़े शहरों में जितने ड्रेन के एरियाज में ब्लॉक कर दिए हैं। नालों का अशर देख लें जाके, रावलपिंडी के आसपास, कराची में, लाहौर में देख लें, ब्लॉक्ड है ड्रेनेज सिस्टम्स। तो सैलाब अर्बन फ्लडिंग से बर्बाद कर देंगे सारा कुछ। आपकी इकॉनमी कौन चलाता है? कराची। कराची के बारे में सारे एस्टिमेट्स कह रहे हैं बाय 2050 मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन फ्लडिंग बर्बाद कर देगी। मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है? कराची से बड़ा शहर नहीं है शायद, इस पूरे खित्ते में 1-2 ही होंगे इस तरह के शहर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये जो आपने DHAs डूबते हुए देखे हैं कराची के अंदर, वो जो फिल्म है वो रिपीट होती रहेगी अगर हम ठीक नहीं होंगे। और क्या हुआ जी? अनप्लान्ड एक्सपेंशन, बेतहाशा अंधाधुंध किस्म की एक्सपेंशन हो रही है शहरों की। लाहौर की देख लें आप, इवन पेशावर जैसे शहरों की, जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन शायद ना हो, लेकिन प्लानिंग की कोई नहीं है। और इससे क्या होता है? अर्बन फ्लडिंग में इजाफा होगा, और कराची, लाहौर, पेशावर का यही असर होगा। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारे सिस्टम्स हैं बिल्कुल पुअर हैं, और मैंग्रोव्स को हम दिन ब दिन काट रहे हैं। मैंग्रोव वो दरख्त है, वो मैकेनिज्म है जो कि सैलाब को अपने अंदर समेट लेता है, जज्ब कर लेता है। सिर्फ कराची की बात करता हूँ, 200 हेक्टर पर लगे हुए मैंग्रोव्स के जो दरख्त हैं, जो जंगलात हैं, उसको हमने पिछले 12 साल में वाइप आउट कर दिया। क्यों? लैंड ग्रैब किया, वहाँ पर ज़मीनें खरीदी, ठीक है, और कब्जे किए ज़मीनों पर, सोसाइटियाँ अनाउंस की, फाइलें बेची, पैसे जेब में डाले, पूरे एनवायरमेंट को आग लगा दी, मुस्तकबिल बेच दिया अपने बच्चों का। ये है ब्रूटल और इंडिफरेंट किस्म का कैपिटलिज्म, जिसको रोकने वाला कोई भी नहीं है।
हर किसी का शहर है, इसके अंदर कौन बात करेगा। स्वाद जैसा मिंगोरा जैसा छोटा सा शहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कराची में कौन रोकेगा इसको, जहाँ पे इतने खाने वाले हैं। लाहौर में कौन रोकेगा पाकिस्तान में सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को, जो कि लाहौर में हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अर्बन प्लानिंग बिल्कुल पूरा है, कम्युनिटी लेवल पे इवैक्यूएशन की कोई प्रेपरेशन ही नहीं है। अब अगर यहाँ मिंगोरा के अंदर कम्युनिटी लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल पे रेस्क्यू फैसिलिटीज़ दी गई होती तो क्या ये लोग मरते ना मरते। क्या वजह है कि पख्तूनख्वा में कहीं ऐसा वाक़या हो तो पेशावर की तरफ देखना पड़ता है, पंजाब में चाहे राजनपुर के करीब ऐसा वाक़या हो तो लाहौर की तरफ देखना पड़ता है, और सिंध में कहीं भी जितना रूरल एरिया है वहाँ पे ऐसा वाक़या हो तो कराची की तरफ देखना पड़ता है। क्या वजह है? सेंट्रलाइज पावर है, आप बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देते, इसलिए लोग मरते हैं। यूनियन काउंसिल की सतह पे जब तक इक़्तिदार को नहीं लाओगे तो लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बच सकती। कोई जमहूरियत भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठ के नहीं चल सकती। एमएनए फंड खाता है, 50-60 करोड़ लेके जेब में डालता है, इसी वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। क्योंकि वो कहता है मैं क्यों नीचे किसी और को दूँ, मैं बैंक में डालूंगा, इन्वेस्ट करूँगा, अगले इलेक्शन में वोट खरीद के फिर आ जाऊँगा आपकी गर्दनों पर मुसल्लत होने के लिए। यही वजह है कि ये 18 लोग जिनकी जानें इसमें गई हैं, तकरीबन 18 में से 13 की नहीं बच सकी, क्योंकि हर कोई पख्तूनख्वा के पेशावर से हेलीकॉप्टर के उड़ने का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती स्कूल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट से बचने के लिए। जापान में आप देखें कि बच्चों को पहले रोज़ से सिखाते हैं ज़लज़ला आएगा तो क्या करना है, सैलाब आएगा तो क्या करना है, इसीलिए वो मल्टीपल मैस लेवल की कैटास्ट्रफीज़ को सर्वाइव कर गए। हमसे नहीं होता। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली या डिजास्टर मैनेजमेंट के लेंस से बनी हुई ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, ना डिजास्टर को सस्टेन करने वाला एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि कोई इंटीमेशन सिस्टम नहीं है। कम्युनिटी लेवल के ऊपर इवैक्यूएशन का कोई मेथडोलॉजी है ही नहीं। सिर्फ ये कह दिया परसों सैलाब आ जाएगा, तो भाई वो लोग कैसे वहाँ से मूव करेंगे, ये ऑपरेशनलाइज किसने करना है? हैं पैसे आपके पास नहीं है, जितना पैसा है वो या जेबों में जा रहा है या ब्लैक इकॉनमी में जा रहा है, काला धन है सारा। कम्युनिटी ड्रिल्स करवानी पड़ेंगी हीट वेव से, फ्लड से, अर्थक्वेक से बचने के लिए, ताकि हर वो बच्चा, जिस तरह ये बच्चे यहाँ खड़े होकर अपनी मौत का वेट कर रहे थे, अगर ये कम्युनिटी ड्रिल्स के तहत ट्रेंड होते तो इस तरह के पानी में उतरने से पहले ही वो अवेयर होते कि यहाँ पर नहीं जाना। लेकिन चूंकि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिवाय इंडोक्ट्रिनेशन, ब्रेन वॉशिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए बच्चों को क्या पता, वालिदैन तक को नहीं पता बच्चों को क्या पता होगा। और पोस्ट डिजास्टर रीपॉपुलेशन का बहुत बड़ा मसला है, इसको जोनिंग लॉस कहते हैं, जो कि मौजूद ही नहीं है। ये सारी सवात की जिस बेल्ट में ये सारा कुछ हुआ है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 2027 में जाके देखिएगा, सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन पहले से भी ज़्यादा नजर आएगी आपको। वजह यह है कि हर किसी को मालूम है कि 5-10 करोड़ रुपया तो मैं कमा लूँगा 2-3 सालों में, उसके बाद 50 लाख का होटल गिर भी जाए, मुझे क्या इसमें, फिर खड़ा कर लूँगा उसको। तो जोनिंग लॉ ही नहीं है। रिवर बेड के ऊपर सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं आपने। इसके अलावा इंडस रिवर जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है, क्योंकि इंडस बेसन में हिमालयाज़ का जो ग्लेशियर मेल्ट होने से पानी आता है वो हर साल बढ़ जाता है मानसून सीजन में, कोई रोकने वाला नहीं होता उसको। सबको मालूम होता है कि ये होना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये है जनाब पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट, ये है हमारी सियासी विजन, सियासी क़यादत, जो कि बेयारो मददगार छोड़ के लोगों को मरने के लिए चली जाती है। ये अशराफिया का मुल्क है। दिस इज़ अ कंट्री फॉर द एलीट, गवर्नड बाय द एलीट, ठीक है, एंड इट इज़ मेकिंग लॉस फॉर द एलीट ओनली टू बी ऑब्लिटरेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। हम और आपके खिलाफ अगर किसी किस्म का कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू होगा, हमें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हम आम आदमी। इसलिए कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को कॉल नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन दिन ब दिन हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम और आप तो नहीं रोक सकते। सॉवरेनिटी किसके पास है? स्टेट के पास है। बंदूक किसके पास है? स्टेट के पास है। रोकना स्टेट ने, रुक रही है नहीं रुक रही। बराक ओबामा ने एक बात की थी आज से चंद साल पहले, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम वो पहली नस्ल हैं, अपनी नस्ल की बात कर रहा था, जो 60s में 50s में होंगे, जो कि मौसमियाती तब्दीली के असरात को महसूस कर रहे हैं, एंड द लास्ट जनरेशन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। और हम वो आखिरी पीढ़ी हैं, आखिरी जनरेशन है, आखिरी नस्ल है जो इस चीज़ को रोक सकती है। इसके बाद ये नहीं रोक सकती। 2050 तक अगर हम बैठ के मुंह देखते रहे, हमारी अगली नस्लें वाइप आउट हो जाएंगी, हमारे शहर बर्बाद हो जाएंगे, अर्बन फ्लडिंग से शहर उबल पड़ेंगे, हमारी और आपकी सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसको रोकने के लिए हमें स्ट्रेस देना है, ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप को इलेक्ट करना है, या फिर ऐसे लोगों का इंतखाब करना है जो इशूज़ पे बात करें, जाती लड़ाइयाँ ना लड़ें, इन सब का बॉयकॉट करें, जो कि एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के पॉलिटिक्स में आते हैं सिर्फ, और अपना नोट बना के चले जाते हैं। और स्ट्रेस करें इस सारे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कि इससे पहले कि सब छिन जाए, होश में आ जाओ, अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और जिस इक़्तिदार के मज़े ले रहे हो, जब पाकिस्तान 70% मारा जाएगा, गरीब हो जाएगा, उनकी दौलत, उनका घर छिन जाएगा एनवायरनमेंट और फ्लड्स की वजह से, तो आपकी ये जो सियासी ताकत है, पाकिस्तानी आपके जबड़े से भी ये खींच कर निकालेंगे। डू समथिंग अबाउट इट। थैंक यू।